रेडियो इप्सा। हेलो माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM में, यानी कि वानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बेहतरीन सा ये शो लेकर। लेकिन आज का ये जो शो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि एक मीडिया हाउस में, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आज आए हैं मीडिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, जो कि वाइस चांसलर हैं माखनलाल यूनिवर्सिटी के, और इसी के साथ साथ ये फॉर्मर जनरल डीन भी रह चुके हैं IIMC, जो कि मीडिया इंस्टीट्यूशन का एक बेहतरीन सेंटर माना जाता है, मीडिया ट्रेनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन सेंटर माना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि के.जी. सुरेश सर के बारे में वैसे तो इनकी प्रोफाइल इतनी बड़ी है कि मुझे ऐसा लगता है लगभग पूरा शो निकल जाएगा मेरा कहते कहते, लेकिन ये इनके पास जो है बहुत सारे प्रेस्टीजियस अवार्ड है, जिसमें कि गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड जो है इनसे इनको नवाजा गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नवाजती है। तो सुरेश जी, वैसे तो बहुत ही लंबा प्रोफाइल है आपका, और मुझे पता है कि मैं कुछ ना कुछ तो मिस कर ही जाऊंगी जब भी मैं कुछ भी बोलूँगी। तो सुरेश जी, कैसे शुरुआत हुई इस सफ़र की? कैसे आपने सोचा कि मीडिया एजुकेशन जो है वो एक बेहतरीन आयाम हो सकता है? धन्यवाद। मैं सबसे पहले रेडियो इप्सा 91.2 FM के सभी श्रोताओं को झीलों की नगरी भोपाल और एशिया के पहले और भारतवर्ष के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की ओर से मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके रेडियो स्टेशन में आकर, और आपने मुझसे सवाल पूछा है कि मेरी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। मैं एक पत्रकार के नाते मैंने अपनी यात्रा शुरू की। मैं एक प्रशिक्षु उप संपादक या सब एडिटर ट्रेनी जिसको कहते हैं, ऐसे मैंने अपना यात्रा शुरू की, और मैंने कई संस्थाओं में काम किया, समाचार, छोटे समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में। मेरा बड़ा ब्रेक था जब मैं PTI गया, जो देश का ही नहीं विश्व के सबसे बड़े एजेंसियों में से एक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस समाचार एजेंसी का मैं एक उप संपादक से शुरू किया, मैं संपादक, मैं उसके बाद जो है उसका रिपोर्टर बना। रिपोर्टर बनने के बाद मैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर बना, चीफ क्राइम रिपोर्टर बना, और फिर मैं जो हूँ उसका मुख्य राजनीतिक संवाददाता बना। पूरे विश्व को भ्रमण करने का, बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम को एक पत्रकार के नाते कवर करने का मुझे अवसर मिला, जिसमें मैं विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तो अपनी जगह थे ही थे, लेकिन चाहे वो नेपाल में हुआ शाही हत्याकांड हो, अफगानिस्तान में तालिबान का पूरा मसला रहा हो, कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी का मामला रहा हो, या जो पाकिस्तान का विजिट रहा हो, दक्षिण अफ्रीका का विजिट रहा हो, मैंने खूब इन सब को कवर किया। और इसके पश्चात मैं प्राइवेट सेक्टर में टेलीविज़न में गया। एशिया नेट का मैं संपादकीय सलाहकार था, और मैं एक PIO TV का मैं इंडिया ब्यूरो चीफ था, और आगे चलकर मैं दूरदर्शन का संपादक बना, जो राष्ट्रीय चैनल है, नेशनल चैनल है, उसका मैं वरिष्ठ सलाहकार संपादक बना। और उसके बाद मुझे लगा कि एक लोकल रिपोर्टर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैंने कवर करने के बाद मुझे लगा कि मैं हमेशा नए चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि अब मैंने पत्रकारिता में तो जो एक व्यक्ति जो भी एक तमन्ना रख सकता है वो पूरा मैंने पूरा किया। एक प्रशिक्षु उप संपादक से संपादक तक की यात्रा मैंने तय किया, तो अब वो समय आ गया है जब मुझे अब एकेडमिक्स की तरफ मेरा हमेशा से एक रुझान रहा है। 1998 से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, अंबेडकर कॉलेज और अन्य कॉलेजेस में मैं एक अतिथि शिक्षक के नाते जाता रहा हूँ। भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में 1998 से लेकर मैं पढ़ाता रहा हूँ, और सबसे लोकप्रिय मैं शिक्षक हुआ करता था। मेरे क्लास में 100% अटेंडेंस होता था। और उसके बाद मैं बाद में माखनलाल विश्वविद्यालय का नोएडा परिसर एक हुआ करते थे, और उस परिसर में मैं उस विश्वविद्यालय का पहला एडजंक्ट प्रोफेसर बना। और बाद में जब मैं दूरदर्शन का संपादक था तो विज्ञापन निकला और मैंने आवेदन दिया, और मैं देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मैं उसका डायरेक्टर जनरल बना, महानिदेशक बना। मेरे अंडर 6 कैंपसेस थे और पूरे देश भर में एक प्रतिष्ठित संस्थान को नेतृत्व प्रदान करने का मुझे अवसर मिला। मैं पूरी तरह एकेडमिक्स में आ चुका था। मैंने उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून यूपीएस का जो है स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया का स्थापना मैंने की, अधिष्ठाता के रूप में, फाउंडर डीन के रूप में। और उसके पश्चात भोपाल में वैकेंसी आई और मुझे जो है मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे देहरादून से भोपाल बुला लिया और मैं एशिया के पहले और देश के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय का कुलपति के रूप में मैं पिछले 3.25 साल से मैं कार्यरत हूँ। दैट इज़ रियली अमेजिंग। जैसा कि मैंने कहा था शो शुरू होने से ही कि अगर मैं बताऊंगी प्रोफाइल तो मेरे ख्याल से लगभग पूरा समय जो है वो आपकी प्रोफाइल में निकल जाएगी, क्योंकि इतनी सारे अचीवमेंट्स आपने अपने जीवन में किए हैं, फिर भी इतना सरल स्वभाव है आपका कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत ही जनरल बात कर रही हूँ, लेकिन आपकी जो अचीवमेंट्स है उसको देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि कितने महान और कितने अच्छे कार्य जो है आपने किए। जैसे मीडिया आपने बताया कि देहरादून में आपने स्थापना की उसकी, तो इस तरह की और भी बातें जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी के साथ हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद मैं आऊँगी और करूँगी और भी बातें मीडिया एजुकेशन के बारे में, मीडिया के बारे में। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको ट्यून करना है रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनना है मेरा शो। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर। आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM और मैं यानी कि वानी आ गई हूँ एक बार फिर से। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश, वाइस चांसलर ऑफ माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल के, जो जर्नलिज्म की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो सुरेश जी, जैसा कि आपने बताया है ब्रेक पे जाने से पहले एक लंबी सी जर्नी आपने अपनी यात्रा बताई है, तो आपने जैसे मीडिया में भी काम किया है, एजुकेशन सेक्टर में आप काम कर ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या पर्सपेक्टिव चेंजेस हो रहे हैं मीडिया में और मीडिया एजुकेशन सेंटर में, कितना गैप है अभी? जी देखिए, मुझे याद है कि पहले तो एक समय था जब मीडिया में आने के लिए मीडिया में किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, मीडिया में डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं थी। मैंने खुद, जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में मैं गया लगभग 35 वर्ष पहले, तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं था, कोई डिप्लोमा नहीं था। मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी था और वहाँ से मैं जो हूँ मीडिया में गया और उसके बाद मैंने शौक किया, मुझसे किसी ने कहा नहीं। वहाँ उस वक्त मैं दिल्ली में था, दिल्ली में भारतीय विद्या भवन है, वहाँ शाम को एक सांध्यकालीन पाठ्यक्रम हुआ करता था जर्नलिज्म में। तो मैंने वहाँ जाकर मैंने शौकिया में पढ़ने लग गया और इस तरीके से फिर बाद में ऑफ कोर्स मैंने फिर मास्टर्स किया और फिर वो रुचि बढ़ गई एकेडमिक्स की तरफ। लेकिन मीडिया में कोई आवश्यकता नहीं थी और शायद आज भी कोई बाध्यता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है मीडिया में कि कोई डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि डिग्री या डिप्लोमा की समझ की आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यकता है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को तो समझ पाएंगे लेकिन मीडिया सिर्फ मोबाइल चलाने आना नहीं है। मीडिया यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारी है, मीडिया में नैतिकता है, एथिक्स है, मीडिया में भारत के संविधान को समझना जरूरी है, सूचना के अधिकार को समझना आवश्यक है। हमारे जो लॉज हैं, जो पहले आईपीसी और सीआरपीसी कहलाते थी और अब जो है भारतीय न्याय संहिता जो है बीएनएस, इसको समझने की आवश्यकता है। इसको सब बगैर समझे अगर आप मीडिया में आएंगे तो फिर आप सिर्फ फेक न्यूज़ पर परोसेंगे। तो इसको समझना, मीडिया के सिद्धांतों को समझना जरूरी है, निष्पक्षता को समझना जरूरी है, तटस्थता को समझना जरूरी है। इन सबको समझे बगैर अगर आप मीडिया में आएंगे तो मेरा मानना है कि आप एक सफल मीडिया कर्मी नहीं हो सकेंगे। हाँ, लेकिन एक डिस्कनेक्ट जो मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ, मीडिया स्कूल से जब भी कोई विद्यार्थी जब इंडस्ट्री जाता है तो पहले उसके वरिष्ठ लोग, सीनियर्स बताते हैं कि बेटा आपने अभी तक जो सीखा उसे भूलिए, अब हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। ये पहला स्टैंडर्ड डायलॉग है। ये इसी कारण से है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके लिए इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में एक इंटरफेस निरंतर होना जरूरी है।
जो अतिथि शिक्षक भी आते हैं या जो कई जगह जो शिक्षक हैं वो मीडिया को 15 साल पहले छोड़े हुए लोग हैं। वो 15 साल पहले मीडिया एक ऐसा चीज है जहां रोज टेक्नोलॉजी और स्टाइल बदल रहा है। देखिए, हमारे समय में दूरदर्शन हुआ करता था, उसमें न्यूज रीडिंग का कॉन्सेप्ट था। समाचार को आगे टेलीप्रॉम्प्टर से या सामने रखे हुए शीट में से देख के पढ़ना। वहां से हटके हम लोग पहुंच गए एंकर के कॉन्सेप्ट में, जहां एंकर खुद अपने बल पर, अपने होमवर्क पर, अपने रिसर्च के आधार पर शोज को जो है वो हैंडल करता है, वो लोगों से बातचीत करता है। पहले तो एक कॉस्मेटिक, वो लोगों का मीडिया से कुछ लेना देना नहीं था। कोई होटल इंडस्ट्री में है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब जितने बड़े पुराने समय के न्यूज़ रीडर्स को देखेंगे तो चाहे वो गीतांजलि अय्यर रही हो, सुनी टंडन रहे हो, या कितने भी मीनू तलवार रही हो, सलमा सुल्तान रही हो, तो अब जितने भी अविनाश कौर रही हो, जितने भी न्यूज़ रीडर्स हो, शमी नारंग रहे हो, जेवी रमन रहे हो, ये सब हमारे समय के एक तरह से आइकन्स हुआ करते थे। तो उन लोगों को जब आप देखेंगे कि वो लोग दूसरे उद्योग में काम करते थे, उनका न्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं था, दे वर नॉट इवन जर्नलिस्ट। लेकिन आज जर्नलिस्ट ही एंकर भी होता है। आज आप देखेंगे अंजना ओम कश्यप है, श्वेता सिंह है, रूबिका लियाकत है, नविका है, जितने भी बड़े नाम आप देखेंगे वो रिपोर्टिंग भी करते हैं। वो बेसिकली दे आर एसेंशियली जर्नलिस्ट। वो अपने दम पर जो है एंकरिंग करते हैं, अपना एक पर्सपेक्टिव रखते हैं। तो वो उन लोगों को इंडस्ट्री में लाने की जरूरत है, उन एकेडमिया में लाने की जरूरत है। उनके साथ निरंतर एक इंटरफेस, इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। एकेडमिया को समझना भी बहुत ज़रूरी। ये नहीं कि सिर्फ हम टेक्नोलॉजी सिखाएं, कैमरा चलाना सिखाएं, लेकिन जो मीडिया के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, क्योंकि आज अगर थोड़ा सा ह्रास हुआ है या डिक्लाइन हुआ है मीडिया के विश्वसनीयता पर या क्रेडिबिलिटी पर, तो उसका कारण है कि हम मीडिया के सिद्धांतों को भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं वो निष्पक्षता, कहीं ना कहीं वो वस्तुनिष्ठा, वो हमसे ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, वो अब जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिसके चलते अब इसका कारण है कि एकेडमिया से डिस्कनेक्ट। तो दोनों तरफ इसका नुकसान हुआ है। इधर इंडस्ट्री की कमी रही है तो वहाँ एकेडमिक इनपुट की कमी रही है। तो इसके बीच में एक संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। मतलब एकेडमिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं, एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स देखने को मिलता है। तो सुरेश जी, बहुत ही आपने सटीक जवाब दिया है कि किस तरह से एजुकेशन और मीडिया दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद मैं आऊँगी और करूँगी और भी बातें सुरेश जी के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है, ट्यून करना है रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनना है ये शो। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर। आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM और मैं यानी वानी आ गई हूँ एक बार फिर से। और बहुत ही खास चर्चाएं, महत्वपूर्ण चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ आज जाने मानी यूनिवर्सिटी, माखनलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी हैं, और जो हमें मीडिया की गहराइयाँ बता रहे हैं। बहुत सी बातें इन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले बताई हैं हमें, लेकिन अभी सुरेश जी बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है, या हम ऐसा देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है आजकल एक तरह से न्यूज़ जो है उसको सबसे ज़्यादा फैलाने वाला भी वही है। और उसके अलावा एग्जैक्ट मीडिया की डेफिनेशन जो है, जो हम जर्नलिज्म की हार्डकोर डेफिनेशन कहते हैं, वो कहीं ना कहीं चेंज होती दिख रही है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, सोशल मीडिया किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है? देखिए, मैं कुछ चीज़ें अपने श्रोताओं को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मीडिया एक जनरल टर्म है, जबकि न्यूज़ मीडिया यानी कि जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है। तो न्यूज़ मीडिया और मीडिया में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मीडिया में एंटरटेनमेंट मीडिया भी हो सकता है, मीडिया में इंस्ट्रक्शनल मीडिया भी हो सकता है। मीडिया मतलब माध्यम से हम, तो मीडिया सब कुछ मीडिया वाले आ गए नहीं, न्यूज़ मीडिया वाले आ गए, ये होना चाहिए। तो समाचार एक अलग विधा है, मीडिया का एक विधा है, कई विधाओं में एक विधा है। तो वो है पहली बात। दूसरा,
सोशल मीडिया को अगर आप याद रखेंगे तो शुरुआत में इसको सोशल मीडिया नहीं कहते थे, दे वर ऑल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। उसका उद्देश्य था एक दूसरे को जोड़ना। फेसबुक यानी कि मेरा 1995 में या 1985 में जो मेरे बैचमेट्स से उनसे मैं कनेक्ट कर पाया हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से। दैट वाज द ओनली पर्पस। न्यूज़ देना मीडिया का काम नहीं था, मतलब सोशल मीडिया का काम नहीं था। ट्विटर एक ज़रूर था, या एक्स जिसको हम कहते हैं, कि जिसके इंस्टाग्राम अपने फोटोग्राफ्स अपने शेयर करना, अच्छे फोटोग्राफ शेयर करना, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। एक सिर्फ एक्स हैंडल था जिससे आप अपने व्यक्तिगत विचारों को आप रख सकते हैं हजारों लोगों के सामने। यू डोंट नीड ए वाया मीडिया। आपको एक अखबार, क्योंकि सब लोग अखबार में नहीं लिख सकते हैं, सब लोग टीवी चैनल में नहीं आ सकते हैं। तो मैं एक नागरिक के नाते, यानी कि मीडिया का लोकतांत्रिकरण हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया हुआ है विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया। तो ट्विटर का ये पर्पस था। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि यूट्यूब हो, हर चीज के माध्यम से हर तरह के समाचार जाने लगे। उसका एक कारण, एक पश्चिम से एक शब्दावली का हम प्रयोग करने लग गए, नागरिक पत्रकार या सिटीजन जर्नलिज्म। ये बड़ा खतरनाक शब्द है, क्योंकि जर्नलिज्म अपने आप में एक पेशा है। तो इस सिटीजन जर्नलिस्ट मतलब कोई भी नागरिक पत्रकार बन सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि फिर सिटीजन इंजीनियर क्यों नहीं है, सिटीजन डॉक्टर क्यों नहीं है, सिटीजन आर्किटेक्ट क्यों नहीं है? सिटीजन तो कोई भी सिटीजन तो पुल नहीं बना सकता है, कोई भी सिटीजन जो है वो जाके इलाज नहीं कर सकता है, करवा सकता है, कर नहीं सकता है। तो फिर सिटीजन कैसे पत्रकारिता कर रहा है? सिटीजन कम्युनिकेटर हो सकता है, नागरिक संचारक हो सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में आप एक नागरिक के नाते आप अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता नहीं। पत्रकारिता एक स्किल है, एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इट्स ए प्रोफेशन। इसीलिए माखनलाल खुला हुआ है, इसलिए IPS एकेडमी खुली हुई है ना। देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय जनसंचार संस्थान, ये सब बंद हो जाने चाहिए। अगर कोई भी नागरिक अगर पत्रकार बन सकता है तो लेट्स क्लोज देम डाउन। नहीं तो उसका पर्पस ये नहीं है। इसलिए ये स्पष्टता आना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया को आज हर किस्म के लोग आ गए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज किया है। वो बातें जो शायद तथाकथित मुख्य धारा के मीडिया में, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में जो शायद जगह नहीं मिलेगी, वो बातें किस तरीके से कोई बुजुर्ग माता पिता के साथ पिटाई कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, ये शायद सोशल मीडिया जितना प्रभावी ढंग से दिखा सकता है वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा सकता है। कोई दुर्घटना हुई है, कुछ भी इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज वो जो एक ध्रुवीकरण समाज में पैदा कर रहा है, एक नफरत पैदा कर रहा है, समाज को बांटने का काम कर रहा है। ऐसे ऐसे तत्व आ गए हैं जो जाति, मजहब, भाषा के आधार पर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतें, एंटी नेशनल फोर्सेस, एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व, इन सब ने भी जो है घुसपैठ कर लिया है सोशल मीडिया में, जो बहुत घातक है। मैं समझता हूं कि इससे समाज टूट सकता है। हमें इस तरह के जो गलत बयानी चल रहे हैं, जो दावे चल रहे हैं, जो फैक्ट चेकिंग के बगैर हो रहा है, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन, फेक कंटेंट आज परोसे जा रहे हैं, फेक नैरेटिव्स जो है स्थापित किए जा रहे हैं। इसका तो कहीं ना कहीं इसमें विदेशी ताकतों का भी इसमें घुसपैठ है, वो लोग भी, उनका हस्तक्षेप है, वो लोग भी हमारे समाज में विघटन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से लोकतांत्रिकरण अपनी जगह जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन ताकतों पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हाँ, पर जैसे सर बहुत सारे जगह पे हमारे यहाँ पे सेंसर बोर्ड रहते हैं और ये रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी सेंसरशिप नहीं रहती है। हाँ, देखिए, एक सेल्फ सेंसरशिप का एक मॉडल तो है उसके अंदर, यानी कि अगर आपने किसी यूजर को आइडेंटिफाई किया तो आप
उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये हेट वीडियोस डाल रहे हैं, हेट, वो कंप्लेंट का आपका जब कुछ 10-15 शिकायतें जाती है तो फिर उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। आप खुद भी ब्लॉक कर सकते हैं, ये सहूलियत ज़रूर है, लेकिन किसी भी सरकारी सिस्टम के लिए ये संभव नहीं है कि कई करोड़ लोगों को वो मॉनिटर करें। देखिए, सेंसर बोर्ड एक वर्ष में 500-600 फिल्में आती है, वो बैठ के देख सकती है उस पर लेकिन रोज हर सेकंड में लाखों कंटेंट एक साथ देश में, हर शहर में, हर कस्बे से निकल रही है, इसको कौन बैठ के मॉनिटर कर सकता है? टेक्नोलॉजी जस्ट डज नॉट अलाउ। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज साक्षरता, लिटरेसी। जो व्यूअरशिप है, जो रीडर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है कि आप फेक कंटेंट का शिकार मत बनिए, आप इस नफरत का, आप इस क्या कहते हैं कि मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा का आप शिकार मत बनिए। आपको जागरूक रहने की जरूरत है, उनको मीडिया के बारे में समझाना। देखिए, मीडिया को पढ़ना, मीडिया को देखना और मीडिया को सुनना अलग है, मीडिया को समझना अलग है। मीडिया कैसे काम करता है, इसको, उसके डायनामिक्स को, उसके इकोनॉमिक्स को समझने की आवश्यकता है। तो इसको समझे बगैर जब हम मीडिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि क्योंकि आज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स, इसके चलते आपने देखा कि एक देश के एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस को, अदाकारा को हमने देखा कि किस तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया। हमने देखा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आपने जो है एक गरबा डांस करते हुए दिखाया। तो अगर वो देश के प्रधानमंत्री के साथ कर सकते हैं तो फिर आम नागरिक तो उसका शिकार होगा ही। आप ऑडियोज को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो पिक्चर्स को मॉर्फ कर रहे हैं। तो एक आम नागरिक, आज एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर घर में काम करने वाली बाई तक के हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है। क्या उनको वो समझ है उस कंटेंट क्या है उसको देखने? वो समझ पैदा करने की जरूरत है। इसका मतलब ये सर, अंकुश तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता ज़रूर पैदा कर सकते हैं। और जागरूकता आएगी तो अपने आप ही मेरे ख्याल से समझ जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो बिल्कुल सही कहा सुरेश जी आपने। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है बहुत सारे सवाल और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक का समय हो गया है। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं हम और करेंगे और भी बातें जो कि होगी मीडिया लिटरेसी से रिलेटेड। इसके अलावा जो एजुकेशन सेक्टर में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं मीडिया इंडस्ट्री में, उनके लिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कह दिल की बात मेरे यानी वानी के साथ। रेडियो इप्सा, रेडियो इप्सा। हेलो एंड वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर। आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM और मैं यानी कि वानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बेहतरीन सा ये शो लेकर, जिसमें हम बहुत ही अमेजिंग बातें कर रहे हैं। मीडिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिल रही है। हमारे साथ बहुत ही रेनाउंड सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसी के साथ वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एडिटर रह चुके हैं और प्रोफाइल बहुत बड़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी फ़िलहाल जो है ये माखनलाल यूनिवर्सिटी, जो हमारे यहाँ की जर्नलिज्म की बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी भोपाल में, उसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी। तो सुरेश जी, जैसे कि हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी मीडिया के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारी चर्चा की। लेकिन जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाना भी ज़रूरी होता है, जैसा हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पे बहुत सी चीज़ें हम देखने और जानने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं और हमें दिखाई भी जाती है, और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उसका फ़ायदा भी उठाती है फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पे। तो आपको क्या लगता है, कहाँ तक फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो सही है? देखिए, पहली बात तो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम के संविधान में कोई फ्रीडम नहीं है। जो संविधान में एक आम नागरिक को मिला है अनुच्छेद 19(1)(1) के अंदर, तो वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हर नागरिक को मिला है, वही प्रेस में है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो फ्री प्रेस का है, तो उनको स्पेसिफिक फ्रीडम ऑफ प्रेस है, हमारे यहाँ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में एक बड़ा फर्क है. फ्रीडम एंड लाइसेंस. फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिम्मेदारी होता है, अधिकार ही नहीं होता है, दायित्व बोध भी होना चाहिए. राइट्स, हम एक राइट सेंट्रिक समाज की बात करते हैं, लेकिन ड्यूटीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. हमारा कर्तव्य बोध ये भी बहुत जरूरी है. तो हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आज हम लोग अनदेखा कर रहे हैं. और फ्रीडम कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब फ्री प्रेस की जब हम बात करते हैं तो कई बार दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली में कार्यरत रहा हूं, तो जो इस्त्री करने वाले हैं उनको भी प्रेस कहते हैं. तो वो कहते हैं कि वो भी स्टिकर लगा के चलते हैं प्रेस का. हर आदमी को फ्री प्रेस का एक स्टिकर लगाना मतलब मैं लाल बत्ती तोड़ के निकल सकता हूँ, मैं ओवरलोडिंग कर सकता हूँ. मेरे पड़ोसी आके मुझसे कहते थे, लगातार 2 दिन मिठाई ला के देते थे, तीसरे दिन कहते थे कि सर आपसे एक छोटा काम था. तो मैं कहता बताइए. कहते कि सर आप तो प्रेस में काम करते हैं, हमारे लिए भी एक प्रेस का स्टिकर दे दीजिए. तो हमने कहा क्यों, आपको प्रेस का स्टिकर का, मेरा तो वही पेशा है ना, आपका तो कोई लेन देन नहीं है. तो कहा कि अरे सर वो पुलिस वाले परेशान करते हैं. मैंने कहा पुलिस वाले ऐसे तो परेशान नहीं करेंगे. अगर आप अपने लेन में चल रहे हैं, आप अगर नियम का पालन कर रहे हैं, उसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो हंसने लग जाते हैं. तो प्रेस एक तरह से एक फ्रीडम, मतलब एक लाइसेंस. मैं प्रेस का स्टिकर लगा के, प्रेस का कार्ड लेके मैं कुछ भी कर सकता हूँ. उसका एक कारण ये है कि कोई रेगुलेशन नहीं है. मैंने जैसे कहा, चाहे वो मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में हो या मीडिया के, कोई भी अखबार निकाल सकता है, कोई भी जो है कोई भी प्लेटफॉर्म खोल सकता है. किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं. हमारे यहाँ एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारतीय प्रेस परिषद. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक दंतहीन बाघ है, ए टूथलेस टाइगर, जो कोई निर्णय नहीं, जबकि उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स है. इसके बावजूद वो कोई कठोर निर्णय नहीं ले सकता. उसको ये ताकत दे देनी चाहिए कि आप लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, आप लोगों को जेल भेज सकते हैं. जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर एक वकील नैतिकता के विरुद्ध जाता है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास वो अधिकार है कि वो उसका लाइसेंस को छीन सकता है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या जिसको आप नेशनल मेडिकल कमीशन कहते हैं, वो डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर सकता है. लेकिन मीडिया में एक बार कोई भी आ जाता है, वो फिर ताउम्र परमानेंट रहता है. वो चाहे गलत करे, अनैतिक काम करें, अश्लीलता परोसें, उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है. मैं नियंत्रण का पक्षधर नहीं. 1975 में आपातकाल के दौरान इमरजेंसी में हमने देखा कि किस तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश की गई, नियंत्रित करने की कोशिश की गई मीडिया को. ये एक लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है. लेकिन नियमन होना जरूरी है. नॉट कंट्रोल बट रेगुलेशन. देयर हैज टू बी सर्टेन क्राइटेरिया. कुछ मापदंड होने चाहिए जिसके आधार पर आप अखबार चला सकते हैं. कुछ मापदंड होने चाहिए जिसके आधार पर, और अगर आप गलत चलाएंगे तो आपको सजा मिलनी चाहिए. यह प्रावधान होना चाहिए ताकि गलत लोग ना आए. आज क्षमा कीजिए, कुछ लोगों के लिए अपने गोरख धंधों को छुपाने का एक माध्यम बन गया है मीडिया. आपने गलत काम कर रहे हैं तो अपना एक मीडिया हाउस है, उसके बहाने आप लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं और चुप करा सकते हैं. ये एक फसाड बन गया है. वो नहीं, मीडिया की एक भूमिका चौथा स्तंभ है. लोकतंत्र को मजबूत करना है, बेजुबानों का जुबान बनना है, टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस. ये मीडिया का काम है. इससे हटकर वो एक अपने आप में एक धंधा बन गया है. ये दुखद है और इसलिए जहां आवश्यक है वहां नियमन की जरूरत है. कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी भी जो है इसलिए लॉस कर दी है बहुत से मीडिया. जब जवाबदेही नहीं होगा तो यही होगा. तो जवाबदेही सुनिश्चित करना. आप ऐसे नहीं कि कुछ भी कहकर निकल जाएंगे, कुछ भी दिखा के निकल जाएंगे. आप पर भी अंकुश है, आपको भी किसी की सुननी होगी. बिल्कुल सही कहा आपने. तो एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं रेगुलेशन भी मीडिया में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सर, एक जो है आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी.
जो बच्चे जो देख रहे हैं भाई कि मीडिया में आना चाहते हैं, जो मीडिया में अपना करियर देखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आज भी समझता हूँ, कई लोग कहते हैं कि मीडिया में अब कोई मीडिया सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है, मीडिया में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इससे असहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि मीडिया में आज जितना कंटेंट के लिए डिमांड है, उतना कभी भी इतिहास में, तारीख में कभी इतनी जरूरत नहीं है। 24 घंटे, कई हजार चैनल, कई लाख प्लेटफॉर्म लगातार आज सूचना, मनोरंजन और बहुत कुछ परोस रहे हैं। इनको क्रिएटिव कंटेंट की आवश्यकता है। क्षमतावान लोगों के लिए मैं समझता हूं कि बहुत पोटेंशियल है। पॉडकास्टिंग है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, रेडियो है, बहुत ही इतनी विधाएं हैं, पूछिए मत। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो मल्टीटास्कर बने। आज अगर आप कहेंगे मैं सिर्फ लिखूंगा, तो आप एक सफल पत्रकार नहीं बन सकते। आज एक पत्रकार को साइमल्टेनियसली लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, उसको सोशल मीडिया का उपयोग करना भी आना चाहिए। आज कई बार नौकरी में जाते हैं तो पहला पूछते हैं कि आपका अपना YouTube चैनल है क्या? ये सवाल होता है। आपके प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका देखा जाता है। आपका X में कितने फॉलोअर्स हैं, आपके जो है फेसबुक में कितने रील्स आपने प्रोड्यूस किया है, ये आपका प्रोफाइल में देखा जाता है विद्यार्थियों का। तो इसलिए मल्टीटास्किंग का समय है। और मैं विद्यार्थियों को 2 और बातें कहूँगा। जो इच्छुक हैं अपना करियर मीडिया में अपना पहचान बनाने का, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितना सुन सकते हैं सुनिए, जितना देख सकते हैं देखिए, जितने लोगों से मिल सकते हैं मिलिए। ये पहली बात। दूसरा, अपना भाषा पर ध्यान दीजिए। वो कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी, तमिल, मलयालम, बांग्ला, अंग्रेजी, लेकिन जो भी भाषा में आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आज भाषा और वर्तनी बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे विद्यार्थियों को अपने भाषा को बेहतर करने, सुधारने की दिशा में काम करनी चाहिए। उनको शब्दकोश पढ़ना चाहिए, उनको उस भाषा का साहित्य पढ़ना चाहिए, तभी जाके वो स्तरीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और भाषा संवाहक है संदेश का, तो इसलिए उनको भाषा पर भी जोर देने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये मूलभूत कुछ बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो वो एक सफल संचारक बनने से कोई भी उनको रोक नहीं सकता। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत ही आपने सटीक बातें कही हैं और मेरे ख्याल से जो लोग करियर एक देख रहे हैं पर्सपेक्टिव अपना, तो उनको कहीं ना कहीं सच में इससे कुछ गाइडलाइंस मिलेगी। अंत में सर मैं चाहूँगी जो हमारे आम लिसनर्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? अभी अंग्रेजी नववर्ष है, 2024 की शुरुआत है, तो सबको बस यही कहूँगा कि देखिए, बड़े अनिश्चितता का समय है। हमने कोरोना के समय से हम निकल कर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा जीवन में टेंशन लेने का नहीं है न टेंशन देने का है। टेंशन न लेने का है न देने का है। मस्त रहना है, खुश रहना है। सब महत्वाकांक्षाएं, करियर, वो सब अपनी जगह है। लेकिन अगर आप खुश रहेंगे, अगर ये सब कर कर अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो फिर कोई जीवन का अर्थ नहीं है। तो इसलिए मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और चुस्त रहना है। धन्यवाद। तो बहुत ही आपके साथ बातें कर कर मुझे भी अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन समय की कुछ सीमा है, इसलिए हमें शो यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आगे के लिए भी तो बहाना चाहिए जी। तो बहुत ही आपने जितनी भी ज्ञान की बातें करी है सर, जितनी भी मीडिया के बारे में आपने इंसाइट्स दिए हैं, वो सच में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए भी और हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लोगों को मीडिया लिटरेसी जो है वो प्रोवाइड कर सकें, एक प्लेटफॉर्म दे सकें उन्हें। और थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय अपना निकाला और हमारे साथ इतनी सारी गहरी बातें की। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। द प्लेजर वाज एंटायरली माइन। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुरेश जी,
प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, जो कि माखनलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारे प्रतिभा के धनी भी हैं। और इन्होंने जैसा कि बताया हमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, बहुत सारे अचीवमेंट रहे हैं और इतने ब्यूटीफुली इन्होंने इंसाइट्स दिए हमें। तो इस तरह की और भी बातें अगर आपको जाननी है तो आपको ट्यून करके रखना है रेडियो इप्सान 91.2 FM और सुनना है मुझे यानी कि वानी को। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। Radio Ipsa.